अच्छे से रीड कर लिया है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इस क्वेश्चन में है जो फर्स्ट टाइम उसको यूज करने वाले हैं। क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपको अलग अलग दिखे हैं? तो सबसे पहले आपको कुछ ना ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, और ऑलरेडी ये कंसेप्ट हमने 11th में पढ़ चुके हैं, बट उसको हम बेस ऑफ एक्सचेंज में कैसे यूज करेंगे आज देखेंगे। अगेन कल के जैसा ही एंडोर्समेंट इन फुल सेटलमेंट है, बट इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस अलग दिया है, तो उस सेंटेंस को मुझे इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा जो आपको फर्स्ट टाइम मिलने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। संजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹45,000 टू गोविंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अंडरलाइन 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डायग्राम में। संजय सोल्ड गुड्स टू गोविंद, तो हम एरो शो करेंगे, संजय सोल्ड गुड्स टू गोविंद, तो लिखेंगे सभी संजय इन डायग्राम सोल्ड गुड्स टू गोविंद, तो हमारा ट्रांजैक्शन रहेगा सेल। डेट तो दी हुई है, अमाउंट दी हुई है 45,000, बट आगे आपको क्वेश्चन में दिया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ा सा 11th को हम याद करते हैं, 11th के कंसेप्ट्स हम याद करते हैं। हमने दो टाइप के डिस्काउंट 11th में पढ़े हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? बेसिक डिफरेंस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं तो जो शॉपकीपर हमें डिस्काउंट देता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे संजय ने गुड्स सेल की है गोविंद को, बट गोविंद ने हो सकता है लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस की, इसीलिए संजय ने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। लार्ज क्वांटिटी में परचेस करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस बनने के पहले ही दिया जाता है, इनवॉइस यानी बिल बनने के पहले दिया जाता है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि इनवॉइस में नहीं है तो मेरे को जर्नल में भी नहीं आएगा, क्योंकि इनवॉइस देख के बिल देख के अकाउंटेंट एंट्री पास करता है। तो 45,000 की गुड्स थी, वैल्यू की गुड्स थी, इसके ऊपर संजय ने गोविंद को 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया कि आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपको 10% का डिस्काउंट से हमेशा वैल्यू कम होती है। तो 45,000 की गुड्स जो सेल की, उस सेल पे संजय ने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है, यानी संजय ने डायरेक्टली इनवॉइस बनाया 40,500 का। जब मेरा इनवॉइस 40,500 का है, जब हमने बिल 40,500 का बनाया है, तो हमें एंट्री भी डायरेक्टली रिकॉर्ड करनी है 40,500 की। तो ट्रेड डिस्काउंट का बेसिक डिफरेंस ये है कि ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के कारण दिया जाता है, इनवॉइस के पहले दिया जाता है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी आप ना डेबिट करते हो ना क्रेडिट करते हो। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी शो नहीं होता। तो इनवॉइस अगर 40,500 का बना है तो हमारा सेल की एंट्री में भी हम डायरेक्टली अमाउंट शो करेंगे 40,500। बट समझेगा कैसे कि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो हम नरेशन में इसको मेंशन करेंगे। तो याद आ रहा है सबको कंसेप्ट ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के कारण। कब दिया जाता है? इनवॉइस के पहले दिया जाता है, बिल बनने के पहले दिया जाता है, इसलिए इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ना ये डिस्काउंट डेबिट होने वाला है, ना ये डिस्काउंट क्रेडिट होने वाला है। हमारा बिल ही अगर 40,500 का है तो हम एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे 40,500 की। सबको याद आया है, ठीक? तो संजय ने गुड्स सेल की गोविंद को 40,500 में, यानी संजय को गोविंद से इस गुड्स के अगेंस्ट अमाउंट रिसीवेबल इज 40,500। आगे आपको क्या दिया? गोविंद पेड 1/3 of the amount
immediately at cash discount of 1000 and for the balance accepted a bill for 3 months। बहुत सारी कुछ चीजें दी हुई है, इसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करती हूँ, हम इसको कंबाइंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझता, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। पहले सेल हुआ, फिर 1/3 अमाउंट रिसीव हुई एंड बैलेंस अमाउंट पे बिल ड्रॉ किया गया, ताकि आपको एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन समझ में आ जाए। कंबाइंड में डायरेक्ट बताऊंगी तो वो नहीं समझ में आने वाला, इसलिए हम इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। संजय को इस सेल का अमाउंट लेना है गोविंद से 40,500, बिल बना 40,500 का, बट इसमें से गोविंद ने क्या किया, 1/3 अमाउंट पेड इमीडिएटली, इसमें से 1/3 उसने तुरंत दे दिया। अगर 1/3 तुरंत दे दिया यानी बैलेंस वो लेट देने वाला है। कितना मंथ्स लेट देने वाला है आगे दिया है, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड बिल फॉर 3 मंथ्स। उसने कहा जो 1/3 में दे दूंगा, बट मेरा जो बैलेंस रहेगा वो मैं कितने मंथ्स के बाद दूंगा, 3 मंथ्स के बाद दूंगा। तो संजय ने क्या किया, ये अमाउंट को बिल ड्रॉ करके सिक्योर कर लिया। बिल ड्रॉ कर दिया यानी गोविंद अगर फ्यूचर में पैसे देने से इनकार करता है तो हमारे पास वो रिटर्न प्रॉमिस होना चाहिए। गोविंद पेड 1/3 अमाउंट इमीडिएटली, दैट मीन्स 2/3 अमाउंट वो लेट देने वाला है। कहाँ से आया 2/3? 1/3 यानी 3 रुपीज में से अगर वो 1 रुपी देने के लिए तैयार है, यानी वो 3 में से 1 को तुरंत दे देगा, यानी बैलेंस कितना बचेगा 2 रुपीज, वो आगे में फ्यूचर में पे करेगा। तो 1/3 वो इमीडिएट दे रहा है, यानी 2/3 वो लेट देगा। जो लेट देगा उसके ऊपर उसने बनाया बिल। एक बार वापस, संजय सोल्ड गुड्स टू गोविंद, 45,000 की गुड्स उसने बेची, बट उसके ऊपर उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया, इसलिए बिल बना 40,500 का। तो मुझे सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा 40,500। अब ये अमाउंट गोविंद से रिसीवेबल है। गोविंद ने कहा 40,500 में से मैं 1/3 देने के लिए रेडी हूँ। 1/3 वो तुरंत दे देगा और बचा हुआ बैलेंस यानी 2/3 वो लेट देगा। जो लेट देगा उसके ऊपर उसने बिल बनाया कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। अब दोनों को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो 1/3 भी दे रहा है और बैलेंस का बिल भी बनाया जा रहा है, तो 1/3 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको देने थे 40,500, जिसमें से वो 1/3 इमीडिएट दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। गोविंद पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इन एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1000। उसने तुरंत पैसे दिए, उसने अच्छा काम किया ना। तो संजय ने क्या किया, उसके ऊपर और डिस्काउंट दिया, उस डिस्काउंट को नाम दिया है कैश डिस्काउंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं और ये इनवॉइस के पहले दिया जाता है। कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो, अर्ली पेमेंट करते हो, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के कारण दिया जाता है, कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस के पहले दिया जाता है, कैश डिस्काउंट इनवॉइस के बाद दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस के पहले दिया जाता है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, बट कैश डिस्काउंट इनवॉइस के बाद दिया जाता है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। यानी हमें डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को डेबिट क्रेडिट कुछ तो भी करना पड़ेगा। ठीक, दोनों में डिफरेंस सबको मालूम है। हमने 11th में इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हुए थे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दो टाइप के डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस किए तो दो, कब दो, इनवॉइस के पहले दो, इसीलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मत करो। कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा, अर्ली पेमेंट के कारण दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, इनवॉइस के बाद दिया जाएगा, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। देखते हैं सेंटेंस आपको क्या दिया। गोविंद पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। गोविंद ने कहा इसमें से मैं 1/3 देने के
संजय ने उसको और डिस्काउंट दिया। अर्ली पेमेंट कर रहे हो ना तो आपको और 1000 का डिस्काउंट, फिर ये अर्ली पेमेंट के कारण दिया जा रहा है, इसीलिए उसको टर्म यूज की है कैश डिस्काउंट। कब मिलेगा? इनवॉइस के बाद मिलेगा। इनवॉइस बना फिर वो 1/3 अमाउंट देने के लिए रेडी है, तो ये इनवॉइस के बाद हो रहा है, यानी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं। 40,500 का 1/3 को देने के लिए रेडी है, तो मैं कैलकुलेट करती हूँ 40,500 का 1/3 है ना, यस 13,500 वो 1/3 उसने कहा कि मैं 40,500 में से 13,500 आपको तुरंत देता हूँ, तो संजय ने कहा आप तुरंत दे रहे हो ना, आपको और डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट कर रहे हो ना, आपको और डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट दिया? 1000 रुपीज। और संजय ने कहा 13,500 आप तुरंत पे कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है, यानी गोविंद 1/3 का कितना अमाउंट पे करेगा? 12,500। देखो तो ये सबको समझ में आया है। सबसे पहले तो सेल हुआ, बट सेल हुआ एट 10% रेट डिस्काउंट। डिस्काउंट हटा के बिल बनाया 40,500 का, तो सेल मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 40,500। संजय को गोविंद से अमाउंट रिसीवेबल इज 40,500, बट संजय को गोविंद ने कहा हम आपको इसमें से 1/3 अब भी देने के लिए रेडी है, तो उसको 1/3 तुरंत मिल रहा है, तो संजय ने कहा आप अच्छा काम कर रहे हो, तुरंत पैसा दे रहे हो, तो आपको और डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट के कारण जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसको हम टर्म देते हैं कैश डिस्काउंट। तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 1000 रुपीज। 13,500 कहाँ से आया? 40,500 टोटल सेल था, जिसमें से वो 1/3 पे करने के लिए रेडी है, यानी उसने कहा हम 13,500 आपको पेमेंट अब भी करने के लिए रेडी है, तो उसने कहा आपको इसके ऊपर 1000 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा। डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है, तो संजय ने कहा क्या आप इसमें से मुझे कितना पेमेंट करो? 12,500। अब 40,500 में से उसने 1/3 तो दे दिया, डिस्काउंट कट करके 1/3 तो दे दिया, 2/3 बचा है। कितना बचता है? 2/3 40,500 का 2/3, तो 40,500 इंटू 2/3 अगर मैं करती हूँ तो वो आता है 27,000। ये 27,000 रुपीज संजय को गोविंद ने कहा हम अभी पे नहीं कर सकते, मुझे इस 27,000 के लिए और 3 मंथ्स का पीरियड दो, तो संजय ने इसके ऊपर बनाया बिल। तो बिल कितने अमाउंट का बनाएगा? 27,000। कैसे आया? 40,500 में से वो 13,500 देने के लिए रेडी है, यानी बचा हुआ 27,000 वो लेट देने वाला है। ये कैलकुलेशन सबको समझे है क्या? एक बार चेक कर लेना है, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सबको समझा है। एक बार वापस, टोटल गुड्स जो सेल किए थे संजय ने वो कितनी वैल्यू के थे? 45,000 के। उसके ऊपर उसको दिया 20% का ट्रेड डिस्काउंट। क्यों दिया होगा? गोविंद ने गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेस की, तो उसने बिल बनाया डायरेक्टली 40,500 का। संजय ने गोविंद को कहा आपको 40,500 रुपीज इस गुड्स के अगेंस्ट देने पड़ेंगे। गोविंद ने कहा इसमें से मैं 1/3 देने के लिए रेडी हूँ, तो 40,500 का वो 1/3 देने के लिए रेडी है, यानी 13,500 वो देने के लिए रेडी है, यानी 40,500 में से 13,500 वो इमीडिएट दे रहा है, यानी बचा हुआ 27,000 वो लेट देने वाला है। तो लेट देगा, उसके ऊपर उसने बनाया बिल, तो 27,000 का बनाया गया बिल। तो जो अर्ली पेमेंट वो कर रहा है इसके ऊपर संजय ने उसको और डिस्काउंट दिया और कहा कि आप कितना पे करो? 12,500। इन सबको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
संजय दे रहा है 1/3 अमाउंट एंड बैलेंस अमाउंट का उसने गोविंद दे रहा है 1/3 अमाउंट एंड बैलेंस अमाउंट का बनाया जाएगा बिल फॉर 3 months। इन सबको मुझे डायग्राम में शो करना है। गोविंद दे रहा है संजय को 1/3 अमाउंट, तो सेकेंड 1/3 अमाउंट पे कर दिया 13,500, 1000 रुपीज का डिस्काउंट देके, कैश डिस्काउंट देके उसने टोटल पेमेंट कर दिया 12,500 एंड रिमेनिंग अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। थर्ड आएगा बिल ड्रॉन एंड accepted for 27,000 at 3 months। सब कुछ हमने डायग्राम में शो कर दिया। सबसे पहले ये बाइफर्केशन समझ में आना चाहिए। 40,500 में से वो 1/3 दे रहा है, यानी 13,500 को दे रहा है, यानी 27,000 को लेट देने वाला है। तो 13,500 जो देगा उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिलेगा 1,000, यानी उसको पे करना पड़ेगा 12,500। जो बचा हुआ बैलेंस है उसके ऊपर उसने न्यू बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया फॉर 3 months। तो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड हमारा आया 3 months। ना बिल एक्सेप्ट करके ये बिल है संजय के पास। संजय इस बिल का क्या क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? रिटेन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स, कलेक्शन, कुछ भी कर सकता है। देखते क्या दिया है। संजय एंडोर्स बिल टू आदेश on the same day in full settlement of his account 27,500। underline in full settlement of his account 27,500। संजय एंडोर्स बिल टू आदेश, तो मुझे शो करना पड़ेगा डायग्राम में। संजय एंडोर्स बिल टू आदेश ऑन द सेम डे, यानी जिस डेट को बिल एक्सेप्ट करके मिला उसी डेट को उसने बिल एंडोर्स किया। क्यों एंडोर्स किया होगा? इन दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 27,500, इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है जो हमने लास्ट पीरियड में देखा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है इन फुल सेटलमेंट। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय गोविंद। डिसऑनर्ड बाय गोविंद, बिल था एंडोर्स करने के बाद आदेश के पास, ड्यू डेट पे आदेश गया गोविंद के पास, तो गोविंद डिसऑनर्ड द बिल, उसने बिल डिसऑनर कर दिया। आगे क्या हुआ? एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश ₹450। नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश लिखा है ना, तो आदेश कोर्ट में गया, फैक्ट मेंशन कर दी कि गोविंद ने बिल डिसऑनर किया और इस फैक्ट को नोट करने के लिए आदेश से चार्जेस लिए गए 450। मैंने पहले भी कहा है नोटिंग चार्जेस कोई भी पे कर सकता है एक्सेप्ट ड्रॉई। ड्रॉई खुद जाके कभी कोर्ट में नहीं जाएगा कि मैंने बिल डिसऑनर किया, मेरे ऊपर एक्शन दो। तो जो भी होल्डर ऑफ द बिल होता है, ड्यू डेट पे बिल था आदेश के पास, तो वो खुद गया और नोटिंग चार्जेस पे करके रख दिए कोर्ट में। ठीक, इसकी क्या एंट्री पास होगी देखेंगे ना। गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। गोविंद ने कहा मैंने तो बिल डिसऑनर कर दिया, इसको कैंसिल करो और नया बिल ड्रॉ करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संजय एग्रीड ऑन कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5250 immediately along with noting charges, and for the balance Govind should accept a new bill for 2 months along with interest ₹1,500। बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। गोविंद ने कहा मैं तो बिल डिसऑनर कर रहा हूँ, आपको नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। संजय ने कहा मुझे मंजूर है, बट आपको पार्ट पेमेंट कुछ तो करना ही पड़ेगा। कितना पार्ट पेमेंट करो? गोविंद शुड पे 5250 इमीडिएटली। उसने कहा आपको 5250 पैसे तुरंत मुझे देने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, यानी 5250 तो आप पे करो ही, और जो हमने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं ना कोर्ट में, आपके कारण पे किए हैं, तो उसको भी आपको देना पड़ेगा। यानी
संजय को कितना अमाउंट पे करेगा? 5700। 5250, आप 27,000 नहीं दे सकते हो ना, मंजूर है, तो उसमें से 5250 तो दो, प्लस नोटिंग चार्जेस भी दे दो, यानी कितना पेमेंट करो? 5700। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो। क्या आप कितना दे सकते हैं? संजय ने, गोविंद ने कहा मैं 5250 ही दे सकता हूँ, और ये नोटिंग चार्जेस भी मैं आपको दे देता हूँ। यानी गोविंद पेड संजय टू संजय हाउ मच अमाउंट? 5700। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं 7th में। ऐसा नहीं दिया है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो मैं पहले कैश शो करती हूँ 5700। देन Govind should accept a new bill for 2 months along with interest 1500। न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो हमें पहले इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा न्यू बिल। कितने अमाउंट का बनेगा न्यू बिल? बैलेंस अमाउंट का बनेगा न्यू बिल। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस। सबसे पहले तो हिसाब लगाते हैं, बिल कितने अमाउंट का बनाया था? 27,000। कितने अमाउंट का बनाया था? 27,000, जिसमें से उसने कुछ पार्ट पेमेंट किया था, कितना? 5250। यानी बिल में से कितना अमाउंट अभी भी गोविंद को देने का बचा था? 27 में से उसने 5250 दे दिए, यानी 21,750 ये बैलेंस था। नोटिंग चार्जेस 450 थे, जिसमें से उसे 450 पूरे के पूरे दे दिए, यानी नोटिंग चार्जेस में से कुछ भी अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, तो बैलेंस है 21,750 प्लस इसमें वो इंटरेस्ट भी जोड़ देगा और कहेगा कि नया बिल एक्सेप्ट किया जाएगा 23,250। देखो समझा है क्या? पार्ट पेमेंट किया 5250 along with noting charges। 5250 along with noting charges उसने पार्ट पेमेंट किया 5700 का, एंड इंटरेस्ट फिर बाद में चार्ज हुआ 1500 का। इंटरेस्ट चार्ज किया गया 1500 का और न्यू बिल ड्रॉ किया गया बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। तो बैलेंस निकालना पड़ा। 27,000 के बिल में से उसने 5250 दे दिए, बिल में से बचा है 21,750। नोटिंग चार्जेस में से नोटिंग चार्जेस पूरे दे दिए, नोटिंग चार्जेस में से कुछ भी अमाउंट नहीं बचा। 21,750 बैलेंस प्लस इंटरेस्ट करके न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है 23,250। आगे क्या दिया है? Govind agreed to this condition and these arrangements were carried through. Sanjay paid Adesh balance due to him. Underline this sentence. ये first time हमको ये transaction दिया हुआ है। Sanjay paid Adesh balance due to him. Sanjay paid Adesh, यानी 10th में संजय आदेश को कुछ तो भी पेमेंट करने वाला है। तो मैंने लिखा संजय टू आदेश पेमेंट बैलेंस मुझे निकालना पड़ेगा। हम लास्ट में देखेंगे कि संजय को कितना पैसा आदेश को देना है और उसके अनुसार फिर हम पेमेंट करेंगे आदेश को। ठीक, आगे। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल गोविंद डिसऑनर्ड द बिल, एंड गोविंद ने वो बिल डिसऑनर कर दिया। तो 11th ट्रांजैक्शन हमारा आएगा डिसऑनर। न्यू बिल ड्रॉ हुआ और उसको डिसऑनर किया गया। ठीक, और इन सबको किस तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड करना है? देखो डिफिकल्ट जा सकता है, बट धीरे 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 हम उसको कवर करेंगे अच्छे से। सभी पहले जो पूछा है उसी की ही बुक्स में एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपको दिया है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय एंड प्रिपेयर संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद अपोजिट। तो आपको जर्नल पूछा है सिर्फ संजय की बुक्स में, तो हम ओपन करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय। लिखेंगे सभी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट,
एंट्रीज में तो बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे मालूम है कि ये क्या पेमेंट हो रहा है, ये डिसऑनर यहाँ क्यों लिखा है। देखते हैं धीरे धीरे, पहले ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट और एक एक एंट्री को हम सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ संजय। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में ही एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री सेल सबको आती है, संजय सोल्ड गुड्स टू गोविंद। क्या एंट्री पास होती है, सबको आती है, सेल इज अवर इनकम, हमेशा क्रेडिट। कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल है, इसलिए संजय रिकॉर्ड करेगा, क्या एंट्री पास करेगा, गोविंद टू सेल्स। लिखते हैं गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बट ये सेल ट्रेड डिस्काउंट पे हुआ था, क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता? क्योंकि ये इनवॉइस के पहले दिया जाता है। बट इसको मैं नरेशन में मेंशन करूंगी कि ये जो गुड्स हम बेचे हैं गोविंद को, वो 10% डिस्काउंट पे बेचे हैं, इसीलिए गोविंद से लिया जा रहा है फ्यूचर में 40,500 being goods sold at 10% ट्रेड डिस्काउंट। PD लिख सकते हो, being goods sold, या ऐसा भी लिख सकते हो being goods sold to गोविंद at 10% ट्रेड डिस्काउंट। डन? नाउ कर लिया सबने। अब फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। सेकंड 1/3 अमाउंट गोविंद ने इमीडिएट संजय को दिया। लेना था 40,500, बट गोविंद ने इसमें से 1/3 को लेकर के आया, तो 40,500 का हमने कैलकुलेट किया, 1/3 तो वो आया 13,500। गोविंद ने कहा ये 13,500 मैं आपको अभी के अभी पे कर सकता हूँ, वो अच्छा काम कर रहा है, 1/3 अमाउंट इमीडिएट दे रहा है। तो संजय ने उसको और डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? क्वेश्चन में दिया है कैश डिस्काउंट 1000। ये 1000 रुपीज जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस डिस्काउंट को कहा जाता है कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब आप पेमेंट अर्ली करते हो, जल्दी करते हो, इमीडिएट करते हो। वो पेमेंट बोला कि मैं आपको 1/3 तुरंत देता हूँ, तो वो 13,500 कैश संजय के पास लेकर के आया। तो संजय ने कहा आप ये 1/3 तुरंत दे रहे हो, तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट हम देंगे। ये डिस्काउंट इनवॉइस के बाद दिया जा रहा है, तो इस डिस्काउंट को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करना यानी मुझे या तो डेबिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब मुझे रिकॉर्ड करना है संजय के लिए, तो मुझे संजय के लिए ही सोचना है। गोविंद पूरे 13,500 लेकर के आया, बट संजय ने उसको क्या कहा कि 1000 रुपीज आप पेमेंट अर्ली कर रहे हो ना, तो 1000 रुपीज आपको डिस्काउंट। तो गोविंद ने कितना अमाउंट पे किया होगा संजय को? वो लेकर के आया था 13,500, बट उसको 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया, तो गोविंद ने संजय को कितना अमाउंट पे किया? 12,500 फॉर संजय। कैश इज कमिंग इन, संजय को पैसा मिल रहा है, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट 12,500। उसने कितने अमाउंट का डिस्काउंट दिया? 1000 रुपीज। उसने कहा 1000 रुपीज कम पे कर देना, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो जल्दी, तो आपको मेरे तरफ से डिस्काउंट, यानी उसने 1000 रुपीज गोविंद से कम लिए ना। तो 1000 रुपीज जो उसने कम लिए संजय ने, तो संजय के लिए वो एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, तो वो तो रिकॉर्ड करेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 1000 अकाउंट डेबिट। उस एक्सपेंस को वो नाम देता है कैश डिस्काउंट, बट पूरा कैश डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट लिखा जाएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो डिस्काउंट मेंशन कर रहे हैं, वो कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट ही होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000, जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। फिर ये पेमेंट जो उसको मिला, ये डिस्काउंट जो उसने दिया, किसे दिया? गोविंद को दिया ना, तो एंट्री में मेंशन होना चाहिए गोविंद कैश दे रहा है, क्रेडिट द गिवर गोविंद
गोविंद अकाउंट क्रेडिट, उसको हमने गुड्स टोटल बेची थी 40,500 में, जिसमें से गोविंद 1/3 अमाउंट देने के लिए रेडी है, यानी गोविंद के अकाउंट से 1/3 अमाउंट मुझे कम करनी पड़ेगी। तो गोविंद अकाउंट क्रेडिट 13,500। आउट ऑफ 13,500 हमने गोविंद से कितने पैसे लिए? 12,500 और 1,000 रुपीज का उसको दिया गया डिस्काउंट। तो दिस कैश अकाउंट डेबिट एज कैश इज कमिंग इन, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एज इट इज एक्सपेंस फॉर संजय, क्योंकि वो 1,000 रुपीज कम ले रहा है, गोविंद दे रहा है, इसलिए गोविंद अकाउंट क्रेडिट। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। बी 1/3 अमाउंट पेड, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड at cash discount। 1/3 अमाउंट हमको मिली, बट हमने उसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया 1,000 रुपीज का। जो अर्ली पेमेंट के कारण डिस्काउंट दिया उसको हम नाम देंगे कैश डिस्काउंट। इस दोनों एंट्री को हम कंबाइंड एंट्री में भी शो कर सकते हैं, बट वो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, इसीलिए हमने उसको सेपरेटली शो किया। सबसे पहले मैंने क्या शो किया कि गुड्स बेची गई 40,500 में, तो मैंने सेल की एंट्री पास की। 40,500 रुपीज गोविंद से लेने थे, बट उसमें से उसने 1/3 दे दिए, कैश में तुरंत दिए, तो उसको डिस्काउंट दिया गया। जो पैसा मिला वो कैश में रिकॉर्ड किया, जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट में रिकॉर्ड किया। गोविंद का अकाउंट कम हो गया, इसलिए गोविंद को हमने क्रेडिट कर दिया। गोविंद का अकाउंट से मुझे पैसा मिला, इसलिए गोविंद को हमने क्रेडिट कर दिया। अब अभी भी गोविंद से कितना अमाउंट लेने का बाकी है? 40,500 में से उसका अकाउंट 13,500, 1/3 उसने दे दिया, यानी अभी भी 2/3 बचा है, दैट इज 27,000। जो अमाउंट बैलेंस है, उस बैलेंस अमाउंट का उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। कितने अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया? 27,000 का। तो मुझे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। संजय ने क्या किया? बिल बनाया, साइन किया, गोविंद को दिया, गोविंद ने साइन करके संजय को दिया, बिल आ रहा है संजय के पास। फॉर संजय बिल इज कमिंग इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट का बिल एक्सेप्ट हुआ है? 27,000। Who is the giver of bill? Govind is giver. Credit the giver. Govind account credit. Bill drawn and accepted. Bill drawn and accepted. नया बिल, बैलेंस अमाउंट का बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट हुआ। 4, अब ये बिल का हिसाब आपको आगे लेकर के जाना है, क्योंकि ये 27,000 3 मंथ्स के बाद गोविंद आपको देने वाला है। 3 मंथ्स का पीरियड है, 3 मंथ्स के बाद गोविंद आपको देगा। फिर इस बिल का संजय ने क्या किया? एंडोर्स टू आदेश। उसने ये बिल 27,000 का बिल आदेश को दिया। इसको मुझे संजय के बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर आदेश, फॉर संजय बिल इज कमिंग इन और बिल इज गोइंग आउट? फॉर संजय बिल इज गोइंग आउट, तो फॉर संजय क्रेडिट बोर्ड गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट का बिल दिया उसने? 27,000 का। क्या ऐसा जरूरी है क्या कि संजय और आदेश के बीच में 27,000 का ही ट्रांजैक्शन हुआ हो? इट इज नॉट नेसेसरी। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन था? कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? दी हुई है। क्या दिया है? संजय एंडोर्स बिल टू आदेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 27,500, यानी इन दोनों के बीच में कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन था? 27,500 का, यानी संजय को आदेश को पेमेंट करना था 27,500, बट उसने कितने अमाउंट का बिल दे दिया? 27,000 का इन फुल सेटलमेंट, यानी आदेश ने कहा 500 रुपीज
देने की जरूरत नहीं। आपने बिल दे दिया है ना 27,000 का, तो डिफरेंस अमाउंट आप पे मत करो, आपको मेरे तरफ से डिस्काउंट। कहाँ से समझा डिस्काउंट? टर्म दी है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट यानी उसने बैलेंस अमाउंट पे ऑफ कर दिया, उसने डिस्काउंट दे दिया। इन सबको मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। संजय को 500 रुपीज देने की जरूरत नहीं है आदेश को। आदेश को देना था उसको 27,500, बट उसने बिल दिया 27,000 का और आदेश ने कहा 500 रुपीज मत दो, आपको डिस्काउंट, यानी संजय को 500 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। तो संजय के लिए ये 500 रुपीज देना नहीं है, यानी इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम्स वो लिख के रखेगा कि मुझे 500 रुपीज आदेश को देने की जरूरत नहीं है। इसको कहा जाएगा डिस्काउंट। ये इनकम को कहा जाएगा डिस्काउंट। जितना टोटल क्रेडिट उतना टोटल डेबिट। ये सेटलमेंट किसके अकाउंट में हो रहा है? गोविंद के कि आदेश के? आदेश के ना, तो आदेश को बिल दिया है, इसलिए आदेश का अकाउंट आपको सेटल करने के लिए आदेश को डेबिट किया, या आदेश इज रिसीवर ऑफ बिल, डेबिट द रिसीवर। आदेश अकाउंट डेबिट, बट उसका अकाउंट में हमें सेटल करना था 27,500। आउट ऑफ 27,500 हमने उसको बिल दे दिया 27,000 का। इन फुल सेटलमेंट दिया है, यानी आदेश ने कहा 500 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसका इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बिल इंडोर्स्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फिफ्थ। एक ट्रांजैक्शन को ही हमको आगे बढ़ाते हुए रिकॉर्ड करना है। फिफ्थ क्या दिख रहा है? डिसऑनर। कौन जाएगा रिकवरी के लिए? आदेश, क्योंकि बिल आदेश के पास था। आदेश गया गोविंद के पास, आदेश ने अपने पास का बिल गोविंद को दिया, बट गोविंद डिसऑनर द बिल। उसने बिल को डिसऑनर कर दिया, यानी गोविंद ने आदेश को पेमेंट नहीं किया। करना चाहिए था बट नहीं किया। तो आदेश क्या करेगा? तुरंत किसके पास गया? संजय के पास। क्या कहा? आपके आदेश ने मुझे तो पैसे नहीं दिए, आप दे रहे क्या? बैंक के केस में क्या होता है? बैंक बोलते आपको देने पड़ेंगे। आदेश ऐसा नहीं बोलेगा। आदेश बोलेगा आपके पास पैसा है तो दो, नहीं है तो बाद में दो। हमने क्या किया? पेमेंट किया आज, जिस डेट को बिल डिसऑनर हुआ, या हमने नहीं किया? क्वेश्चन में देखना पड़ता है। क्वेश्चन में आपको बाद में दिया है कि संजय पेज बैलेंस ड्यू टू आदेश। ये आज नहीं हुआ, ये फ्यूचर में हो रहा है, बट जिस डेट को डिसऑनर हुआ उस डेट को संजय ने आदेश को कोई भी पेमेंट नहीं किया। आपको जो लास्ट में सेंटेंस दिया है, देखो जो मैंने आपको मार्क करने के लिए कहा था, संजय पेड बैलेंस ड्यू टू आदेश। ये कब हो रहा है? बिल, सेकंड बिल ड्रॉ होने के बाद उसने आदेश का अकाउंट सेटल कर दिया। बट जिस डेट को बिल डिसऑनर हुआ उस डेट को क्या संजय पेज नेसेसरी मनी टू आदेश ऐसा दिया है? नो, पे हो रहा है, बट कब पे हो रहा है? फ्यूचर में। फ्यूचर की डेट जब आएगी तब मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जिस डेट को बिल डिसऑनर हुआ उस डेट को संजय ने आदेश को पेमेंट नहीं किया, तो उसने रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट किया? थोड़े दिन रुक जाओ, गोविंद जब मुझे देगा तब मैं आपको दूंगा, आज तो मैं नहीं दे सकता, फ्यूचर में दूंगा। तो आदेश ने क्या कहा? डिस्काउंट भूल जाना, अब मुझे पूरे पैसे चाहिए। जो मैंने आपको 500 का डिस्काउंट दिया था, ये समझते कि मुझे पैसा मिल जाएगा 3 मंथ्स के बाद, पर ऐसा तो नहीं हुआ, तो अब मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाली। आपको मुझे पूरे मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। कितने? पूरे 27,500 जो डिस्काउंट दिया है वो अब कैंसिल करना है। आप भूल जाओ डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे एंट्री? हमने किया हुआ है। संजय ने क्या कहा? गोविंद जब मुझे देगा उसके बाद ही मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, यानी संजय को गोविंद से अमाउंट इज रिसीवेबल। बट गोविंद कितना अमाउंट देगा? जितना गोविंद को देना है 27,000। गोविंद से लेना है और आदेश को देना है। डेबिट फ्रॉम whom money is receivable, credit to whom money is payable। गोविंद से लेना है बट गोविंद देने वाला है 27,000
27,000 आदेश को देना है क्रेडिट टू whom money is payable, बट आदेश ने कहा मुझे आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वो डिस्काउंट को आपको भूलना पड़ेगा। तो गोविंद को रिसीवेबल है गोविंद से 27,000, बट आदेश को पेएबल कितने हैं 27,500। दोनों में डिफरेंस कितना है 500। ये क्या था, डिस्काउंट दिया हुआ था प्रीवियस एंट्री में, तो डिस्काउंट को अब कैंसिल करना पड़ेगा। जो प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट हुआ कैंसिल करने के लिए हम देंगे डेबिट। ऐसा हमने लास्ट पीरियड में भी किया हुआ है। बिंग क्या था, बिंग बिल डिसऑनर, और लिख लो, मेंशन कर लो, एंड डिस्काउंट and cancel discount and cancel the amount of discount। संजय को गोविंद से रिकवर करके आदेश को पैसा देना पड़ेगा, तो डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल संजय से लेना है, बट संजय तो 27,000 ही देगा, बट आदेश को देना कितना है 27,500। जो उसने डिस्काउंट दिया था वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट को डेबिट किया। आगे बढ़ते हैं 6। अब 6 में क्या हुआ, आदेश पेड नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। आदेश ने अपने पॉकेट से पैसे दे दिए, अपने पॉकेट से दिए। क्या हम आदेश के लिए एंट्री कर रहे हैं? नहीं, बट आदेश क्या सोचेगा कि ये जो पैसा मैंने कोर्ट में पे किया वो किसके लिए पे किया, ये संजय के लिए, कि उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पैसा डूब गया तो मेरा भी पैसा डूब सकता है। तो उसे कोर्ट में जाके ये फैक्ट नोट कर दी और 450 रुपीज कोर्ट को पे किए, बट ये अमाउंट वो रिकवर करता है संजय से। फिर संजय क्या बताएगा, ठीक है आपने कोर्ट में पे कर दिए ना, मैं आपको दे दूंगा, आज नहीं दूंगा बट फ्यूचर में दूंगा। बट संजय सोचेगा ये जो मैं उस आदेश को पेमेंट करने वाला हूँ, ये 450 किसके कारण पे करना पड़ रहा है, ये गोविंद के कारण, तो ये गोविंद से मैं रिकवर करूंगा। तो वापस नोटिंग चार्जेस संजय क्या मेंशन करेगा, गोविंद से रिसीवेबल है एंड आदेश को पेएबल है। संजय को गोविंद से ये 450 रुपीज लेने हैं और आदेश को देने हैं। कोर्ट में किसके पॉकेट से पैसा बाहर गया, आदेश, बट आदेश रिकवर किससे करेगा, संजय से। संजय किससे रिकवर करेगा, गोविंद से। तीनों पार्टीज अपने अपने बुक्स में एंट्रीज करती है। मैंने पहले भी कहा है जो भी नोटिंग चार्जेस पे करे एंट्री रिमेन सेम। तो गोविंद से रिकवरेबल है एंड आदेश को पेएबल है, तो संजय रिकवर करेगा, एंट्री रिकॉर्ड करेगा, गोविंद से लेना है ये मुझे 450 रुपीज, डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल एंड आदेश को पेएबल है, क्रेडिट टू whom मनी इज पेएबल। बिल नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल एंड पेएबल भी लिख सकते हो, बिंग रिसीवेबल फ्रॉम गोविंद एंड पेएबल टू आदेश। नाउ 7 सबको एंट्री मालूम है, सिंपल ट्रांजैक्शन। गोविंद पेड टू संजय पार्ट अमाउंट अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस। उसने कहा ये नोटिंग चार्जेस में भी देता हूँ और थोड़े बहुत बिल का भी पैसा देता हूँ, दोनों मिला के गोविंद ने कितना अमाउंट पे किया 5,700। किसे पे किया, संजय को। फॉर संजय कैश इज कमिंग इन एंड गोविंद इज गिवर, क्रेडिट द गिवर। अभी भी पेमेंट बचा है, इसीलिए संजय चार्ज इंटरेस्ट ऑन गोविंद। सबको आती है इंटरेस्ट की एंट्री, क्या एंट्री पास करेगा संजय, इंटरेस्ट रिसीव्ड की पहले रिसीवेबल, पहले क्या शो करेगा कि रिसीवेबल है। संजय को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, दैट इज फॉर संजय। डेबिट फ्रॉम whom money is receivable, गोविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया उसने 1500, बिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल
ड्रॉ हुआ बैलेंस अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट दिया है। बैलेंस अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी, बिल था 27,000 का, जिसमें से 5250 उसने दे दिए थे, नोटिंग चार्जेस दे दिए थे, तो बैलेंस बचा था प्लस इंटरेस्ट मिला के न्यू बिल ड्रॉ हुआ था 23,250। जो फर्स्ट बिल की एंट्री होती है वही है पी है न्यू बिल की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू गोविंद। अब वापस ये नए बिल का वो कुछ भी कर सकता है, रिटेन, इंडोर्स, कलेक्शन, कुछ भी कर सकता है, डिस्काउंटिंग। उसने क्या किया कुछ भी मेंशन नहीं है, being new bill drawn and accepted। ये नए बिल का उसने क्या किया कुछ भी मेंशन नहीं है। बट इसके पहले संजय और आदेश का एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ध्यान सबका। बिल ड्रॉ हुआ, दीज अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू, नया बिल बनाया गया, वापस गोविंद ने कहा, प्रॉमिस किया हम आपको पेमेंट करेंगे 2 मंथ्स के बाद करेंगे, और ये बिल एक्सेप्ट करके संजय को दे दिया। But meanwhile, these arrangements were carried through. But afterwards, Sanjay paid balance due to आदेश, ऐसा दिया है। संजय paid balance due to आदेश, यानी संजय ने क्या किया, आदेश को जितना पैसा देना था ना वो दे दिया, ऐसा दिया हुआ है। देखो सेंटेंस आपको क्या दिया है, These arrangements were carried through. संजय paid आदेश balance due to him। संजय ने क्या कर दिया कि आदेश का हिसाब क्लियर कर दिया, यानी उसने आदेश को जितना पेमेंट करना था वो कर दिया, वो दिया हुआ है सेंटेंस। फिर आदेश को उसको कितना पेमेंट करना था, आदेश को उसको 27,500 तो देने ही थे। यस, उसने कहा था मुझे पूरे 27,500 देने पड़ेंगे, डिस्काउंट भूल जाओ, यानी आदेश को देना था 27,500 और ये नोटिंग चार्जेस भी उसको देने थे 450। यानी संजय को आदेश को टोटल कितना अमाउंट देना था 27,950। उसने क्या कर दिया, गोविंद ने देने के पहले ही उसने संजय ने आदेश को ये पैसा दे दिया। एग्रीमेंट क्या हुआ था, जब मुझे गोविंद देगा उसके बाद ही मैं दूंगा। गोविंद ने नया बिल एक्सेप्ट करके रख दिया, अब ये ऑनर्ड होगा डिसऑनर्ड होगा हमको कुछ भी नहीं मालूम, तो इसके ड्यू डेट के पहले ही संजय ने क्या कर दिया, आदेश को पेमेंट कर दिया, बैलेंस ड्यू टू हिम। आदेश को जितना जितना पैसा देना था वो पूरा उसने दे दिया। फिर आदेश को कितना अमाउंट देना था, उसके अकाउंट का 27,500 देना था, पहले उसने डिस्काउंट दिया था फिर बाद में कैंसिल भी कर दिया था, यानी संजय को आदेश को देना था 27,500 प्लस नोटिंग चार्जेस भी उसने कोर्ट को पे किए थे ना, तो वो भी वो पे कर देगा आदेश को 450। यानी संजय ने आदेश को टोटल कितना पेमेंट किया 27,950। किस फॉर्म में पे किया, कैश, चेक, ड्राफ्ट, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि संजय ने आदेश को कैश दे दी। कितनी कैश दे दी होंगी 27,950। कहाँ से आया, आदेश को देना था उसके अकाउंट का 27,500, जो कोर्ट में उसने नोटिंग चार्जेस पे किए थे वो भी उसको देने पड़ेंगे, ऐसे टोटल 27,950 संजय पेड टू आदेश इन कैश 27,950। तो आदेश इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 27,950 and cash is going out, इसीलिए cash account credit 27,950, आदेश to cash as balance paid to आदेश, that means for Sanjay cash is going out and आदेश is receiver, debit the receiver, being balance amount paid। यानी दोनों का तो अकाउंट सेटल हो चुका, बट इन दोनों का अकाउंट अभी भी बचा है। यस, गोविंद ने नया बिल ड्रॉ कर लिया था 23,250 का, उसने कहा मुझे और 2 महीने का पीरियड दो, ये मैं 2 महीने के बाद दे दूंगा, बट संजय ने इसके ऑनर डिसऑनर का वेट ही नहीं किया, उसके पहले ही आदेश का अकाउंट सेटल कर दिया। बट अभी भी संजय को गोविंद से तो 23,250 लेने हैं। क्या हो रहा ड्यू डेट पे, क्या बिल रिटायर हुआ या गोविंद डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट,
उसने ऑनर्ड किया, क्या हुआ आपको दिया है ऑन ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल की जब ड्यू डेट आई गोविंद वापस डिसऑनर द बिल, उसने वापस पैसे नहीं, बिल डिसऑनर हुआ। देखो बिल ड्रॉ हुआ बट ये बिल एंडोर्स डिस्काउंटिंग कलेक्शन कुछ भी नहीं दिया, डिसऑनर हुआ है। जो बिल ड्रॉ हुआ उसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट एंट्री पास करते हैं। तो बिल ड्रॉ की अपोजिट एंट्री दैट इज गोविंद टू बिल्स रिसीवेबल, बिल ड्रॉ हुआ और वही बिल कैंसिल हुआ क्योंकि वो बिल एंडोर्स डिस्काउंटिंग कलेक्शन कुछ भी नहीं दिया है। तो जो बिल ड्रॉ हुआ उसको कैंसिलेशन की एंट्री यानी डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो बिल ड्रॉ हुआ उसकी अपोजिट एंट्री गोविंद टू बिल्स रिसीवेबल। 23,250 का बिल था, 23,250 का डिसऑनर हो चुका है, बिल डिसऑनर। देखो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन था बट ये आदेश के साथ वाला ट्रांजैक्शन है ना, इन दोनों के बीच का ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आदेश एंड संचय का है। तो बिल ड्रॉ होने के बाद गोविंद का नेक्स्ट बिल ड्रॉ होने के बाद क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो उसकी अपोजिट एंट्री हमने पास कर दी। ठीक, इस तरीके से डिफिकल्ट तो है, इतना भी नहीं है कि समझेगा ही नहीं। धीरे धीरे एक एक करके इसको गो थ्रू करो और फिर लेजर देखो। आप सब प्रिपेयर कर पाते हो क्या? बोर्ड पे मैं ऑलरेडी लेजर ड्रॉ करके रख दूंगी, आपको सिर्फ चेक करना है कि आपने जो करेक्ट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक, तो लेजर हम लाइफ में लेते हैं, तब तक फटाफट लेजर कंप्लीट करो और लाइफ में आ जाओ। डन, थैंक यू।